नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज पिछले लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। अपन ने डेफिनेशन देखी थी, कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी देखे थे और बायोटेक्नोलॉजी के दो मैंने फेज भी बताए थे कि एक ओल्ड होता है और एक न्यू जनरेशन की बायोटेक्नोलॉजी है। तो न्यू जनरेशन में मैंने आपको याद हो तो आपको बताया था रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी यानी कि RDNA टेक्नोलॉजी, और दूसरा बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि बिना कोई भी लैंगिक जनन के अगर आप किसी जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज देते हो तो उसे आपने नाम दिया था जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसमें मैंने बताया था कि RDNA टेक्नोलॉजी काम में आती है। तो आज जो अपना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसमें अपन पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपने DNA को कट किया था, तो DNA को काटने जोड़ने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या क्या टूल चाहिए। तो आज के चैप्टर पर यही पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या स्टेप्स की अपन को ज़रूरत पड़ेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। तो जनरली आपको सबको पता है कि अपन कोई भी प्रोसेस करते हैं, आज कोई डॉक्टर है तो कोई भी ऑपरेशन करता है तो उसको भी बहुत सारे उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, या कोई मैकेनिक है उसको कोई भी चीज़ करना होता है तो उसको अलग अलग पाने के लिए, हथौड़े के लिए, स्क्रू ड्राइवर की उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सेम वही प्रोसेस इसमें होता है कि टिश्यू कल्चर लैब में जब ये वर्क किया जाता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से इक्विपमेंट है उसके बारे में आज अपन स्टडी करते हैं। तो अपना जो सेकेंड लेक्चर है वो है टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए कौन कौन से साधन चाहिए। तो टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अपन को जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए ओनली 4 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आज का टॉपिक है अपना। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक तो चाहिए अपन को प्रतिबंधित एंजाइम, जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब प्रतिबंधित एंजाइम क्या काम में आता है? इसका वर्क रहेगा DNA को कट करना। क्या वर्क रहेगा? DNA को कट करना। कैसे कट करता है अपन एक एक टॉपिक अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा अपन को चाहिए वाहक, जिसे आप कहते हैं वेक्टर। तीसरा अपन को चाहिए DNA लाइगेज, और चौथा चाहिए DNA पॉलीमरेज। तो अपन को जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए कितने टूल्स चाहिए? 4 टूल्स चाहिए। कौन कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर, DNA लाइगेज और DNA पॉलीमरेज। अगर ये 4 चीज़ आपके पास है तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसको इजीली कर सकते हैं। तो अब अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि अपन को किस तरीके से इनकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे क्या करना होता है। तो अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रतिबंधित एंजाइम, जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने आपको ये बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो होता है DNA को कट करना। क्या होता है? DNA को कट करना। तो पहला टॉपिक है अपने पास प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछे कि DNA को कट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो DNA को कट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। किसकी? रेस्ट्रिक्शन। अब ये किसको काट रहा है? DNA को काट रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मॉलिक्यूलर सीजर। क्या नाम पड़ गया इसका? मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे कहते हैं आणविक कैंची। किसे क्या कहते हैं? आणविक कैंची। जेट में कई बार जेट 2019 का क्वेश्चन है कि आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा कि मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो DNA को कट करता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? देखिए 2 प्रकार लिख रखे हैं मैंने। एक तो होता है एक्सोन्यूक्लिएज, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। अब देखिए आपको पता है, आप एंजाइम्स का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो उन्हीं में से एक टाइप है ये एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। अब देखते हैं ये एक्सोन्यूक्लिएज एंडोन्यूक्लिएज क्या है। एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है वो DNA को किनारों से काटता है। कहाँ से काटता है? DNA को किनारों से काटता है।
आपको पता है एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर। जैसे मैं सिंपल वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लो ये डीएनए आपका, जैसे मान लो ये डीएनए है, तो ये जो एक्सो न्यूक्लियस है जो डीएनए को काटेगा, ये कहाँ से काटेगा? यहाँ से, किनारों से काटेगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो है एंडोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को बीच में से काटता है, डीएनए को मध्य में से काटता है। आप सबको पता है एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर। तो ये डीएनए को कहाँ से काटेगा? अंदर से, यानी कि कहाँ से? बीच में से कहीं से काटेगा। तो आपका क्लियर है? एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि एंडोन्यूक्लियस जो प्रतिबंधित एंजाइम हैं कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को किनारों से काटेगा और एंडोन्यूक्लियस कहाँ से काटेगा? मध्य में से काटेगा। अब जब मैं काटने की बात कर रहा हूँ कि सर कैंची है, अपना मन करेगा वहाँ से काट लेंगे डीएनए को, ऐसा नहीं है बेटा। आप सब ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। डीएनए की स्ट्रक्चर जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप यहाँ पे आप ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को नहीं समझ सकते। आपने सब ने देखा होगा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। अब डीएनए डबल स्टैंड होती है, ये आपके डबल स्टैंड हो गए। डबल स्टैंड में क्या है, और इनके मध्य आपको पता है नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कौन कौन से? तो बात करें तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये 4 नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर ये किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं? तो अपन बात करें, अगर मैं बात करूं ए और टी और सी और जी, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन क्षारक कौन किससे बंध बनाता है? तो एडेनिन जो है वो बंध बनाता है थाइमिन के साथ, एडेनिन बंध बनाता है थाइमिन के साथ, और इनके मध्य बंध होते हैं डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और मैं बात करूं सी यानी साइटोसिन और जी यानी गुआनिन, इनके मध्य बंध कितने होते हैं? तो इनके मध्य 3 बंध होते हैं, और ये बंध होते हैं हाइड्रोजन बंध। कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन बंध। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। याद रखिएगा, ए यानी कि एडेनिन, टी यानी थाइमिन, ए हमेशा टी के साथ ही बंध बनाता है, और सी मतलब साइटोसिन, जी मतलब गुआनिन, ये हमेशा किससे बंध बनाएगा? सी हमेशा जी से बंध बनाता है। सी कभी टी से या जी कभी ए से बॉन्ड नहीं बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बच्चों किसी को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे इनके नाम भी लिख देता हूँ, याद रखिएगा। ए मतलब है एडेनिन, टी मतलब है थाइमीन, सी मतलब है साइटोसिन, और जी मतलब होता है गुआनिन। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस जब डीएनए की स्टडी करते हैं कि ए और टी के मध्य कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड। और सी और जी के मध्य कितने होते हैं? 3 बॉन्ड। और बॉन्ड पूछे तो कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा सभी ने। तो अपन बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर सीजर है यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डीएनए को कहाँ से कट करेगा? जहाँ से मन करे वहाँ से ये कट नहीं कर सकता। तो ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से ही कट करता है, यानी कि एक विशिष्ट जगह होती है वहीं से उसको कट करता है। तो वही चीज़ इसमें लिख रखी है, देखिएगा। अधिकतर एंडोन्यूक्लियस आपको पता है आपको कहाँ से काटना है? बीच में से काटना है। तो याद रखिए, अपने जो काम की चीज़ है वो कौन सा है? एंडोन्यूक्लियस काम की है। ज़्यादातर जो काम में आता है वो कौन सी आती है? एंडोन्यूक्लियस काम में आता है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिकतर एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटते हैं। इन स्थल को अभिज्ञाता स्थल इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट। तो याद रखिएगा प्रतिबंधित एंजाइम जो होता है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है, जिसे क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट या अभिज्ञाता। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर या प्रतिबंधित एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं, उन स्थलों को क्या कहा जाता है? तो अभिज्ञाता रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़, अब देखिए ये ऐसा क्या होता है उस साइट पे, ऐसा क्या कैसे पहचानते हैं? तो याद रखिएगा कि उस साइट पे 6 नाइट्रोजन बेस का एक विशिष्ट क्रम होता है, उसी को ये पहचानता है और इसी को वहां से ये काटता है। तो अपन बात करते हैं वो कौन कौन सा होता है। ये एक 6 नाइट्रोजन क्षारक का विशिष्ट क्रम होता है, ये उन क्रम को पहचानता है और उसी स्थल पे ये इसको काटता है। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि डीएनए को काटने के लिए काम कौन आएगा? प्रतिबंधित एंजाइम। इसे क्या कहते हैं? आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक्सो न्यूक्लियस, एंडो। एक्सो किनारे से काटेगा, एंडो बीच में से काटेगा। और कहाँ से काटेगा? आपका जो स्थल है उसको क्या कहते हैं? अभिज्ञाता स्थल या रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं। अब देखिए क्या है, अपन आगे डिटेल में देखते हैं इन चीज़ों को। देखिए कि ये जो अभिज्ञाता स्थल है जहां से ये डीएनए को काट रहा है, वहां पे क्या होता है, एक चीज मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहां से कि अभिज्ञाता स्थल पर एक विशेष प्रकार का क्रम होता है जिसे कहा जाता है पैलिंड्रोमिक क्रम या पैलिंड्रोम कह सकते हो। यानी कि अभिज्ञाता स्थल पर जो नाइट्रोजन क्षारक रहते हैं, यानी कि ये अभी जो मैंने लिखाया था GAATTC, ये जो रहते हैं ये क्या रहते हैं? ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस में रहते हैं, यानी कि उस क्रम में रहते हैं। अब देखिए पैलिंड्रोम क्रम क्या होता है, मैं एक बार सिंपल वे में समझाना चाहूँगा। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि किसी भी क्रम को आप चाहे इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो तो वो क्या होना चाहिए? एकदम सेम होना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये देखिए, अब चाहे इसको इधर से पढ़ लीजिए, आप चाहे इसको इधर से पढ़ लीजिए, तो दोनों सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे? जैसे मलयालम, जैसे इधर से देख लीजिए मलयालम, किधर से चाहे आप इधर से पढ़िए इधर से। जैसे मैं दूसरे देखूं डालडा, जैसे डा ले डा या डा ले डा, दोनों तरफ से पढ़ लीजिए। एक एग्जांपल और देख लेते, जैसे नयन, आप चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, दोनों नेम क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो इस टर्म, ऐसे प्रकार के जो 4 वर्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। तो सेम ऐसा ही होता है। जैसे देखिए डीएनए में ऐसा क्या होता है, देखिए जैसे मान लो ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड हैं, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है और 3 प्राइम से 5 प्राइम है। आपको सबको पता हो डीएनए की जो दोनों श्रृंखला होती है एक दूसरे की पूरक और प्रतिसमानांतर होती है। आपने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी, जी हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा? सी से। ए किससे बनाएगा? टी से। ये भी टी से, ये बनाएगा ए से और ये बनाएगा जी से। अब आप चाहे देख लीजिए, अब इसको आप इधर से पढ़िए 5 प्राइम से 3 प्राइम GAATTC, और अब इसको इधर से पढ़िए GAATTC, तो दोनों सेम है या नहीं है? तो ये बिल्कुल सेम है। ऐसे जो क्रम होते हैं उनको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक क्रम। यानी कि डीएनए की श्रृंखला को 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ लीजिए इधर से, यानी कि आपने इसको इधर से इधर पढ़ा और इसको इधर से इधर पढ़ा, तो आपको क्या हुआ? दोनों सेम मिलते हैं। तो इसे कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब है एक बार इधर से पढ़े और दूसरी बार उधर से, जब भी आप पढ़ें तो आपको बिल्कुल सेम मिलता है, तो उसको आप क्या कहोगे? पैलिंड्रोम क्रम। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अभिज्ञाता स्थल पर नाइट्रोजन क्षारक कैसे क्रम में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है? पैलिंड्रोम क्रम। और आपसे पूछे पैलिंड्रोम क्रम क्या होता है, कि अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ लिए और दूसरे स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़िए, तो वो जो नाइट्रोजन बेस का क्रम है वो बिल्कुल सेम होगा। उसे आपने क्या नाम दिया था? पैलिंड्रोम क्रम। ठीक है, तो ये आपका पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रतिबंधित एंजाइम हैं
जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं डीएनए को कट करने के लिए, तो मैं बताऊं एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और मैंने आपको बताया था कौन सा एंडो न्यूक्लियस काम में लेंगे, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। याद रखिएगा, मैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को शॉर्ट में कई बार REN भी लिखने वाला हूं। तो अपन बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो अपन को जो कोर्स में भी है, जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। सबसे ज़्यादा काम में आता है EcoR1, EcoR1, EcoR2, तीसरा EcoR3, चौथा बात करूं BAMH1, क्या बोलेंगे इसे, BAMH1। नंबर 5 की बात करूं HindD फर्स्ट, HindD2, HindD3। तो जो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन या REN एंडोन्यूक्लियस काम में आते हैं वो 6 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। EcoR1, EcoR2, EcoR3, BAMH1, HindD1, HindD2, HindD3। तो यहाँ से ये कुछ एग्जाम्पल, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस है आपके पास। इनमें से जो ऑप्शन है ये सभी आप किसके नेम हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। यहाँ से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहला खोजा गया REN यानी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है, तो वो है ये, सबसे पहला खोजा गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लीजिएगा ये कि प्रथम खोजा गया REN कौन सा है, यानी प्रतिबंधित एंजाइम कौन सा है, तो वो कौन सा है, हैंड सेकेंड जो है सबसे पहला खोजा गया REN है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आपके पास 6 एग्जाम्पल्स लिखाए हैं मैंने। और यहाँ REN से अगर एक टर्म और याद आ रही है मुझे कि REN की खोज किसने की, तो यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की बात करें तो 3 साइंटिस्ट थे, आर्बर, नाथन व स्मिथ। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किसकी खोज की थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। तो यहाँ से आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि पहला खोजा गया REN कौन, तो हैंड सेकेंड, और REN की खोज किसने की, तो आर्बर, नाथन और स्मिथ ये किए थे। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि ये मैं इनको बोल रहा हूँ EcoR1 ये है क्या चीज़, इनकी नेमिंग कैसे हुआ या इसका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, तो ये चीज़ अपन देखेंगे। देखिए, तो अपन बात करते हैं नामकरण की, नोमेनक्लेचर की। REN यानी कि प्रतिबंधित एंजाइम, अब REN लिखूंगा, REN का नामकरण, REN का नामकरण यानी कि कैसे, तो अपन ने सबसे पहला एग्जांपल लिखा था EcoR1 ये चीज। तो समझिएगा ये क्या चीज है। आपको पता है, आपने द्विनाम पद्धति पढ़ी होगी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। उन्होंने क्या बताया था, द्विनाम पद्धति में किसी का भी आप नाम लिखते हैं, तो जैसे मैंगो का बात पकड़ता हूं तो उसका नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या है, मैंजीफेरा है वंश का नाम, क्या है, वंश का नाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीनस। और इंडिका क्या है, जाति यानी कि स्पीसीज। सेम वही है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये ई आपको डिनोट कर रहा है, ये ई, ये आपके जीनस यानी कि वंश का नाम है। क्या नाम है, वंश के नाम को डिनोट करता है। और ई क्या है, ई, ये EcoR1 जो है किससे आइसोलेट किया जाता है या निकाला जाता है, आपने एक नाम सुना होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया, तो ये उसी से है। और आपको पता है ई कोलाई का पूरा नाम क्या, तो ई का मतलब हो जाएगा एसीरेसिया, एसीरेसिया।
और CO की बात करें, नेक्स्ट CO है, CO की बात करें तो CO है इसकी स्पीसीज का नाम, किसका नाम है? स्पीसीज, जिसे आप कहते हैं जाति। क्या कहते हैं? जाति। और CO मतलब कोलाई, कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं R की। जब बात करें R क्या है, तो R जो है ये R है प्रभेद। क्या है? प्रभेद, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। यानी आपको पता है कि बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉलोनी को लेके उन पे पेट्री डिश में लेके स्ट्रेन बनाया जाता है, तो ये किस प्रकार का स्ट्रेन है उसको डिनोट करता है, रफ है या स्मूथ है, वो चीज़ आपको इसमें यहाँ पे बताएगा। और ये जो फर्स्ट है, ये जो रोमन अक्षर में लिखे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? ये हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, यह रोमन अंक ये चीज़। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, तो ये जो फर्स्ट है रोमन क्रम, ये दर्शाता है कि इस जीवाणु जो है, इकोलाई जीवाणु है, इसके एंजाइम से आइसोलेट निकाला गया है। तो कौन से नंबर पे निकाला गया है? तो इको R1 ये सबसे पहले निकाला गया है। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा था इको R सेकेंड, वो दूसरे नंबर पर, इको R थर्ड तीसरे नंबर पे। तो यानी कौन से क्रम में दिखाया जाता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नीट जेट में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे दे दिया इको R1 में CO किसको प्रदर्शित करता है? तो CO प्रदर्शित करता है जाति को, E किसको डिनोट करता है? वंश को, और R प्रभेद को, और फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है ये रोमन क्रम को दर्शाता है, जो ये बताता है कि कौन से नंबर पे इसे एंजाइम से आइसोलेट किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले इको R1 कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया? तो एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे आप ई कोलाई कहते हैं। क्लियर है? तो सेम वैसा का वैसा इसी में, इसमें भी बाकी जो मैंने आपको बताए थे उसमें भी सेम ऐसा ही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो हो गया फर्स्ट। नंबर 2 बताया था ये है, तो इसमें H भी क्या है? H भी सेम वही वंश का नाम है। अगर वंश की बात करें तो कौन सा? हीमोफिलस। HI की बात करें तो ये जाति है कौन सी? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। R क्या है? R प्रभेद है, और ये क्रम है। तो आपसे पूछ ले हाइंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कौन से जीवाणु से आइसोलेट किया गया है? तो कौन सा? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और मैंने एक एग्जांपल और भी लिखाया था आपको, मैं वो भी बता ही देता हूं। नंबर 3 मैंने आपको बताया था BAMH1, सेम वही है। ये भी वंश का नाम है बैसिलस। EM की बात करें तो ये जाति है एमाइडो लिक्विफेशियंस। H प्रभेद है, और ये क्रम। तो ये मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपसे पूछ ले इको R1 किससे प्राप्त होता है? इकोलाई बैक्टीरिया से। हैंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पूछे तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। बैम H1 पूछे तो बैसिलस एमाइडो लिक्विफेशियंस से ये प्राप्त होता है। तो ये REN के नामकरण हो गया। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार सिंपल सा पूछते हैं कि BAMH1 में AM किसको दर्शाता है? जाति को, एमाइडो लिक्विफेशियंस में। B किसको? वंश बैसिलस
एच प्रभेद को, और फर्स्ट ये रोमन क्रम है, कौन से क्रम में इसे आइसोलेट किया गया है। तो ये आपका हो गया, नामकरण भी क्लियर हो चुका है। अपन अब बात करें कि कौन कहाँ से इसको काटता है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली काम में आता है वो काम में आता है इको R1 फर्स्ट। इको R1 फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, कि सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो ये किस तरीके से काटता है इसके बारे में मैं तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, कौन कहाँ से काटता है, किस तरीके से काटता है। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इको R1 की, इको R1 फर्स्ट, इको R1 सेकेंड, इको R थर्ड, जो डीएनए को काटता है किस क्रम में काटता है, ये देखिए। जैसे ये डीएनए है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5। आपको बताया था डीएनए पर पूरा को प्रति समानांतर होता है। अब ये इको R1 जो रहेगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, इको R1 हमेशा जब जो डीएनए को काटता है किस क्रम में काटता है, ये देखिएगा। इको R1 हमेशा जब इस डीएनए को काटेगा, मैंने आपको बताया था एंडोन्यूक्लियस है तो ये काटेगा, ये क्रम देखेगा, और पैलिंड्रोम क्रम में है, बिल्कुल सही है। तो ये इसको काटेगा G और A के मध्य में से, ये इसको ऐसे काट देगा, यानी कि ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग कर देगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इको R1 हमेशा कहाँ से, किन किन के मध्य काटता है, G और A के मध्य में से ही काटता है। ठीक है, अब हैंड की बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कहाँ से काटता है, तो हैंड फर्स्ट ये काटेगा A और A के बीच में से, इस तरीके से हमेशा A और A के मध्य में से ही काटता है। और लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूं बैम की, तो ये काटेगा G और G के मध्य में से, इस तरीके से। ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग। अपन मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा अभी। तो याद रखिएगा, कंपटीशन नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैम को कहाँ से काटते हैं, तो G और G के बीच में कई ऐसा डायग्राम दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कौन सा ये 4 है जो बैम H1 के लिए क्लियर है, तो आपको बताना होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये सही है। तो आपको ये कहाँ से कौन किस तरीके से काटता है अपन देखेंगे, अपन एक डायग्राम भी बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे कि किस तरीके से किसको काटा जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देख के बताता हूँ मैं वो चीज़। जैसे देखिए, अपन इसको कट करते हैं, जैसे अपन इको R1 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये आपका इको R1 है, ठीक है। जैसे ये एक है GAATTC CTTAAG, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये देखिए, एक ये है, दूसरा भी ले लीजिए आप। ये डीएनए की दोनों श्रृंखला है। अब आपको पता है अपन ने एंजाइम लिया है, इको R1 की बात कर रहे हैं अपन, इस एंजाइम से इसको काटना है। तो आपको बताया था अभी मैंने कि ये कहाँ से काटेगा, G और A के बीच में से काटेगा। इसने काट दिया इसको U, और इसको भी कहाँ से काट दिया, U, ठीक है। तो अब देखिए, आपने जब इसको काट दिया तो आपके पास इधर बच गया G के नीचे बच गया TCTAA, ये आपके पास, सॉरी हाँ,
ये आपके पास बच गया, ये आपका। और इधर मैं कट करता हूँ तो इधर वाला पोर्शन देखो, ए ए टी टी, ये चीज आपके पास ये बच गया। ठीक है, अब आपने देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, इसको कट किया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इधर वाला अपन ने ले लिया। इसको कट किया, ये इधर हो गया, इधर हो गया, तो अपन ने इधर वाले को इधर ले लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये जो सिरे हैं इनको कहते हैं स्टिकी एंड, क्या कहते हैं, चिपचिपे सिरे, क्या कहते हैं। अभी वो एक चीज मैं सिंपल से एग्जांपल में और बता दूंगा। देखिए अगर डीएनए को इस तरीके से काटा जा रहा है जैसे मैंने काटा है, तो इन सिरों को आप कहोगे स्टिकी एंड, यानी कि चिपचिपे सिरे, चिपचिपे सिरे। और अगर आप डीएनए को बीच में से काट दो ऐसे, तो इसे आप कहते हैं ब्लंट, ब्लंट एंड। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे टी है, टी से बॉन्ड कौन बनाता है, ए। अब सपोज मान लो इन दोनों को अपन पास में यूं ले आते हैं, तो आपको पता है यहाँ इसको दोनों को लाके फिट कर देते हैं, तो देखिए आपको पता है टी है, टी बॉन्ड बनाता है हमेशा ए के साथ, तो ए है। ये टी किसके साथ बनाता है, ए के साथ, ए है, ए हमेशा टी के, तो टी यहाँ पे है। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, इस तरीके से अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपके पास ये वापस प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके पास आपका डीएनए बन गया। तो वापस समझा देता हूँ एक बार। आपने इको R1 लिया था, आपको पता है जी और ए के बीच में से काटते हैं, आपने इसको इस तरीके से कट किया, इधर वाला पोर्शन अलग, इधर वाला पोर्शन अलग। इसकी बात करें तो इसको भी जी और ए के बीच में काटा, इसको अलग कर दिया। अब इधर वाला पोर्शन था ये और उधर वाला पोर्शन ये। अब आप इन दोनों को जोड़ना चाहें, याद रखिएगा अगर यहाँ पे ए की जगह कुछ दूसरा आ जाए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमेशा ए बॉन्ड बनाता है टी के साथ और सी हमेशा जी के। अगर ए के सामने टी नहीं आएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और सी के सामने जी नहीं आएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, आपके पास नया डीएनए बन गया। इसे आप कह सकते हो आर डीएनए। क्या कह सकते हो, आर डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए कह सकते हो। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी। तो मैंने आपको पूरे डिटेल में प्रतिबंधित एंजाइम पूरा पढ़ा दिया है। प्रतिबंधित एंजाइम जो था उसके बारे में पूरा डिटेल। अब नेक्स्ट हम नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 अपन को चाहिए, अपन ने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर प्रतिबंधित एंजाइम। नंबर 2 पे वाहक। तो नंबर 2 बात करते हैं वाहक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। आप इसे प्लाज्मिड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्लाज्मिड भी बोल सकते हो। तो वाहक क्या होता है, वाहक जीवाणु के अंदर पाया जाता है। जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए को क्या कहोगे आप, वाहक या प्लाज्मिड कह सकते हो। वापस रिपीट करूंगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज वेक्टर, यानी वाहक क्या होता है। तो जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए को क्या कहते हैं, वाहक या प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम में आता है, तो जीन को ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो इसके हेल्प के बिना नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली नहीं कर सकते। कुछ में होता भी है, डायरेक्ट भी स्थानांतरण होता है, पर ज़्यादातर किसका हेल्प किया जाता है, वेक्टर की हेल्प से किया जाता है। अपन करके देखेंगे कैसे होता है। तो प्लाज्मिड डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा। जीवाणु के इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए को क्या कहते हैं, वाहक या प्लाज्मिड कहते हैं। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर स्वतः प्रतिकृतिकरण का गुण होता है। आपको पता है सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी कि ये अपनी फोटोकॉपी, जैसे आप फोटोकॉपी निकलवाते हो वैसे ये अपनी फोटोकॉपी 1 से 2 खुद बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है कि वाहक का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन या स्वतः अपने आप अपनी प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता पाई जाती है। मैक्सिमम जो वेक्टर हैं वो उसकी साइज कैसे होगी, इस तरीके से, इस तरीके के होते हैं प्लाज्मिड। अपन पढ़ेंगे आगे PBr 322 या TI प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, तो देखना मैं आपको वृत्ताकार ही बनाऊंगा। जो नीचे के ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। यानी कि पादपों में अगर आपको जीन स्थानांतरण करना है या जंतुओं में जीन स्थानांतरण करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे। अपन जंतु है तो जंतु की पहले बात करते हैं।
अगर जंतुओं में जीन स्थानांतरण करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा PBR322। ये क्या है? एक प्लाज्मिड का नाम है। इसकी पूरी स्ट्रक्चर क्या है? ये P क्या है? P से प्लाज्मिड, BR दोनों साइंटिस्ट का नाम है, बोलिवर और रोड्रिगुज। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अपन बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, डायग्राम भी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, कभी बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए कौन सा वाहक या प्लाज्मिड हेल्प का यूज किया जाता है? तो PBR322। और ये कहाँ, किससे प्राप्त होता है? ई कोलाई से। किससे प्राप्त होता है? ई कोलाई से। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ई कोलाई का PBR322 प्लाज्मिड उपयोग जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए किसका उपयोग करेंगे? PBR322। कहाँ से प्राप्त होता है? ई कोलाई से। सेम वैसे ही जंतु की जगह मैं पादपों की बात करूँ तो पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है TI प्लाज्मिड का। किसका? TI प्लाज्मिड या RI प्लाज्मिड का। किसका? या किया जाता है RI प्लाज्मिड का, या किया जाता है RI प्लाज्मिड का। ठीक है, तो याद रखिएगा पादपों में स्थानांतरण के लिए TI प्लाज्मिड या RI प्लाज्मिड। अब बात आती है ये कहाँ से प्राप्त होता है? TI प्लाज्मिड तो प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और RI प्लाज्मिड प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस से। याद रखिएगा, ये तो प्राप्त हो रहा है आपको, RI तो प्राप्त हो रहा है इससे, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस से। और अगर मैं बात करूं TI की तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दो नीचे की जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। जंतुओं में PBR322 का उपयोग किया जाएगा जो कि ई कोलाई से प्राप्त होता है। पादपों की पूछें तो TI प्लाज्मिड जो प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, या RI प्लाज्मिड जो प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस। ये से जीन स्थानांतरण के लिए। और ये है क्या? ये सभी बैक्टीरिया हैं। क्या है? बैक्टीरिया। मैंने अभी कहा था जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्र है, तो ये हो गए वाहक। अपन TI प्लाज्मिड और PBR322 का डायग्राम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इनके डायग्राम कैसे होते हैं। ये तो मैंने बता दिया कैसे होंगे, वृत्ताकार, और कैसे होते हैं आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया नंबर 2। तो अपन ने पहला लिखा था प्रतिबंधित एंजाइम, पढ़ लिया। नंबर 2 लिखा था वाहक, पढ़ लिया। नंबर 3 था DNA लाइगेज। DNA लाइगेज का काम होता है कि जो आपने DNA काटा ना उसको वापस उसमें जोड़ने का। याद रखिएगा, किसी भी एंजाइम के पीछे लाइगेज जुड़ गया इसका मतलब उसका फंक्शन है जोड़ना। तो इसकी खोज की थी मार्टिन गैलेट ने 1967 में। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है? वाहक DNA और वांछित DNA को जोड़ना। यानी कि जो DNA आपके पास अच्छा DNA है उसको आपने कट कर लिया प्रतिबंधित एंजाइम से, अब ले जाके उसमें डालना है, तो उसमें जैसे डालोगे तो उसमें जोड़ना तो पड़ेगा। वो जोड़ने का काम कौन करेगा? DNA लाइगेज। ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वारा जो काटा जाता है DNA, उसको जोड़ने के लिए, प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो DNA लाइगेज का उपयोग किया जाता है। और DNA लाइगेज के सहकारक के रूप में काम में आते हैं NAD+ और ATP का उपयोग किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि DNA लाइगेज, DNA जोड़ने का काम कौन करेगा? DNA लाइगेज। तो नंबर 4 अपना प्रतिबंधित एंजाइम हो गया, वाहक हो गया DNA लाइगेज, और लास्ट एंड फाइनल बचा DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज क्या होता है? जैसे ही आपने जीन लिया, जीन को DNA वेक्टर में का यूज किया, वेक्टर के अंदर आपने DNA लाइगेज से उसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में आपने जीवाणु कोशिका के अंदर डाल दिया। अब जीवाणु कोशिका में जाने के बाद में उसके आपको नंबर बढ़ाने हैं, और नंबर बढ़ाने यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी बढ़ानी है। तो फ़ोटोकॉपी बढ़ाने के लिए काम में आएगा DNA पॉलीमरेज। तो देखिए लिखा हुआ है DNA प्रतिकृतिकरण, यानी रेप्लिकेशन, आपने नाम पढ़ा हुआ, DNA रेप्लिकेशन टॉपिक है। DNA प्रतिकृतिकरण में सहायक होता है। तो ये आपके 4 चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप आराम से जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कौन कौन से? प्रतिबंधित एंजाइम, वाहक, DNA लाइगेज और DNA पॉलीमरेज। याद रखिएगा, वाहक को कई बार प्लाज्मिड के नाम से भी कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं, यानी कि कौन कौन से उपकरण, 4 उपकरण, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वाहक और DNA लाइगेज और DNA पॉलीमरेज। अब आपको उपकरण मिल गए हैं तो अपन किस तरीके से करते हैं वो विधि देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप काम में आते हैं। तो जिस तरीके से 4 उपकरण चाहिए होते हैं वैसे ही 4 पदों के अंदर आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी खत्म हो जाती है। तो अपन
इंजीनियरिंग करके देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए अपन को चाहिए चार स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पद। सबसे पहला अपन को क्या करना है, आपको क्या करना है, जीन ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा जीन चाहिए। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, वांछित जीन की प्राप्ति। यानी कि आपको क्या करना है कि आपके पास जो डीएनए है, डीएनए में से थोड़ा सा वो जो आपके पास अच्छा जीन है वो आपको निकालना है। तो ऑब्टेन डिजायर्ड जीन सबसे पहला स्टेप। नंबर 2 हो जाएगा वाहक की तैयारी। यानी कि फिर आपके पास वो जो आपने जीन लिया है, आपको मैंने बताया था अगर पादप है तो टीआई प्लाज्मिड और जंतु है तो PBR 322 का उपयोग करेंगे। तो वो वाहक लेंगे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा संयोजन, उस वाहक के अंदर वो जीन ले जाके जोड़ देंगे। और चौथा हो जाएगा जीवाणु कोशिका में स्थानांतरण, यानी कि उसको ले जाके जीवाणु कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो पूरे 4 स्टेप में पूरी आनुवांशिक अभियांत्रिकी खत्म हो जाती है। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए आपके पास ये एक डीएनए है, ये डीएनए, इन डीएनए में से आपने थोड़ा सा जीन निकालना है। आपको बताया था अभिज्ञाता स्थल याद है, तो आपको काटेंगे किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बताया था, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से इसको काटेंगे। आपने सपोज मान लो यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन कट किया और ये आपके पास वांछित जीन आ गया। आपके पास ये क्या आ गया, ये आपके पास वांछित जीन आ गया, वांछित जीन। याद रखिएगा किससे काटा, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने क्या कर दिया। तो पहला स्टेप क्या था, वांछित जीन की प्राप्ति। ये आपके पास वांछित जीन प्राप्त हो गया। दूसरा स्टेप था वाहक की तैयारी। मैंने आपको कहा था सभी वाहक कैसे होते हैं, वाहक या प्लाज्मिड वृत्ताकार, ये वाहक है। जिससे एंडोन्यूक्लियस से आपने इसको काटा था, उसी एंडोन्यूक्लियस से आपने क्या कर दिया, इसको भी काट दिया। तो आपने ये इसको भी यहाँ से काट के आपके पास ये क्या प्राप्त हो गया, वाहक प्राप्त हो गया। तो एक कॉमन सी बात है, जिससे इसको काटा उसी से इसको क्यों काटा, क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपस में जुड़ेंगे कब, जब G के सामने C आए या T के सामने A आए। अगर वो आमने सामने नहीं आएगा तो वो बंद बनेंगे क्या, क्यों नहीं। मैंने आपको कहा था A हमेशा T के साथ बंद बनाता है और G हमेशा C के साथ ही बंद बनाता है। तो दूसरे स्टेप आपने क्या कर दिया, या जहाँ पे आपको जोड़ना है वो वाले पोर्शन से, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस से आपने वो वाला पोर्शन भी अलग कर दिया। अब आपके पास इस वांछित जीन है, ये वाहक की तैयारी, दूसरा स्टेप क्लियर। अब तीसरा था संयोजन, लाइगेशन। तो आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज, आपको बताया था डीएनए लाइगेज की हेल्प से आपने इसको जोड़ दिया। ये देखिए इस वाहक के अंदर ये आपका जो वांछित जीन था ये आके जुड़ गया, ये आपके पास। अब चौथा स्टेप है जीवाणु कोशिका में स्थानांतरण। अब ले जाके आप क्या करो, इसको जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर दो। और आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज होता है और स्व प्रतिकृति गुण होता है। तो ये अपने नंबर आराम से एक कोशिका बहुत अपने नंबर रेप्लिकेट करता है जाएगा। तो ये 4 स्टेप में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पद क्लियर हो गए। एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास डीएनए था, प्रतिबंधित एंजाइम से आपने कट किया, वांछित जीन आ गए। ये वाहक है, वाहक को भी आपने प्रतिबंधित एंजाइम से कट किया, ये डीएनए लाइगेज से दोनों को जोड़ दिया और कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर दिया। तो इन 4 पदों में आपके आनुवांशिक अभियांत्रिकी कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बच्चों अपन ने पढ़ा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो साधन थे और पद, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये चीज़ें, उपकरण क्या होता है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।